हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम COEP। आज इस वीडियो में हम अटेम्प्ट 2 के लिए CET अटेम्प्ट 2 के लिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोगों का अटेम्प्ट 1 बहुत ख़राब गया है, अनएक्सपेक्टेड गया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट गया है। कुछ लोगों का अटेम्प्ट अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का अटेम्प्ट मॉडरेट गया होगा कि हाँ ठीक है। बट मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का अटेम्प्ट खराब गया है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं था पहले, राइट। बट CET ने इस बार आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकें, तो यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी जिस पे आप डबल डाउन कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 30 डेज हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा दिन होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर अटेम्प्ट डेट्स, ठीक है। तो अटेम्प्ट 2 के बाद हमारे लिए एडवांटेज क्या होगा कि हमें अपने गैप्स पता होंगे, राइट। तो हमारी जो मिस्टेक्स अटेम्प्ट 1 में हुई है ना, वो अटेम्प्ट 2 में हमें कम करनी है। तो डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पहले तो वाई इज अटेम्प्ट टू योर बेस्ट चांस, बिकॉज नंबर 1 इज कि आपने पहले से एग्जाम का फियर जो है आपका वो एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा होता है आपके एग्जाम का, ये एक्सपीरियंस और आपने प्रेशर हैंडल कर दिया। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दी होंगे टाइम्स तो आपको पता चल गया कि आपकी मिस्टेक मॉक टेस्ट ना देने की वजह से आपको कितना बड़ा लॉस हुआ है, राइट। दूसरा कि यू नो योर वीक स्पॉट्स नाउ, आपके जो भी वीक स्पॉट्स हैं, जो भी वीक सब्जेक्ट है, जो भी वीक चैप्टर था, जो आप सोचते थे कि अरे ये चैप्टर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है पर उसका क्वेश्चन आपसे गलत हो गया पेपर में, है ना। तो बहुत सारे वीक स्पॉट्स आपको पता चल गए हैं। उसके बाद बेस्ट ऑफ 2 स्कोर, ऑफकोर्स अगर आपका अटेम्प्ट 1 खराब हुआ है यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, जिसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो ही स्कोर कंसिडर होगा। नो वन इज गोना बी आस्किंग योर अटेम्प्ट 1 स्कोर, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, ऑफकोर्स ये तो CET का बहुत खूबसूरत एडवांटेज है बच्चों के लिए कि बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, बहुत बढ़िया कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आपके 99.9 से के आसपास परसेंटाइल आती है, अगर 99 परसेंटाइल भी आती है तो आपको काफ़ी बढ़िया कॉलेज मिलते हैं, COEP, VGTI, PICT जैसे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट। टारगेट क्या होगा हमारा, क्लास 11th और 12th का अब सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ आप नोटबुक पेन लेके ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं सारी बातें बताने वाली हूँ जो आपको करनी है अभी, और अगर आप वो कर लेते हैं नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड 95-96 परसेंटाइल। लिख कर ले लीजिए, पर आपको सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब मॉक पेपर से आप बिल्कुल भाग नहीं सकते। देर इज नो चांस बाय विच आप अपना मॉक स्किप कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप रोज एक हफ्ता पहले 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक और जो भी 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स आपके वीक हैं अभी से एक हफ्ता आप वो करेंगे। कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। CET के बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे ना, पूरा 4 साल आपको ब्रेक ही रहेगा अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो, है ना। एंड आई एम टेलिंग दिस विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी बिल्कुल ब्रेक ना ले। अटेम्प्ट खराब गया है तो भी उसके मातम में 4 दिन नहीं गवाएं। यू जस्ट हैव टू कम बैक, आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर अटेम्प्ट 1 अच्छा नहीं गया तो अटेम्प्ट 1 अच्छा गया है तो भी आपको पढ़ाई करनी ही है, बिकॉज अटेम्प्ट 2 में सबका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और रिलेटिव ग्रेडिंग से ही परसेंटाइल आती है, राइट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल्स है हमारे, इनको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब आपने डायरी पेन तो लिया ही होगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास एक डायरी और एक पेन होगी ही। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको अपने से पूछने हैं। सवाल नंबर 1 इज विच सब्जेक्ट डिड यू स्कोर लोवेस्ट इन। क्या वो फिजिक्स था, क्या वो केमिस्ट्री या मैथ्स, ठीक है। अगर वो मैथ्स है तो ये बहुत चिंता की बात है, आपको बहुत टेंशन आनी चाहिए अगर वो मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स 100 मार्क्स का होता है ना, वो आपका पूरा स्कोर ही नीचे कर देता है अगर आप मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया है तो, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना वीक सब्जेक्ट निकालें और उस पर काम करना स्टार्ट करें। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को साइड बाय साइड आपको रिवाइज करना ही है, वरना वो दोनों सब्जेक्ट्स वीक हो जाएंगे और एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं करना, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और रोज मैं बोल रही हूँ, रोज हमें हर सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो जाए। एक भी सब्जेक्ट को आप 4 दिन छोड़ दोगे ना, बाद में आपका मन ही नहीं होगा वो सब्जेक्ट पढ़ने का, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ें। तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमें पढ़ना ही है रोज, ठीक है। सवाल ये है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था। आप पहले क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो। अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैंने लिख दिया मैथ्स, ठीक है। विच क्लास 12 चैप्टर्स फेल्ट टोटली अननोन। ऐसे कौन से क्लास 12 के चैप्टर्स थे जो आपने क्वेश्चन पेपर में देखा और आपको समझ ही नहीं आया कि कौन से चैप्टर का सवाल है, और फिर बाद में आके आप सोल्यूशन देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का था, ये तो एटॉमिक फिजिक्स का था, है ना। अगर ऐसा कोई चैप्टर था उन सब के नाम लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करो अभी, यस आपसे बात कर रही हूँ। वीडियो को पॉज करो और वो चैप्टर्स के नाम लिखो, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको एकदम ही अननोन लगा, आपको समझ ही नहीं, आपको चमका ही नहीं कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन था, राइट। वीडियो पॉज करके अभी लिखो, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आपने लिख लिया होगा। आई ट्रस्ट यू। डिड यू रन आउट ऑफ टाइम? विच सेक्शन टुक द लॉन्गेस्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या आपको टाइम की कमी हो? ऑफ कोर्स आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने 180 मिनट में, तो टाइम का तो शॉर्टेज सबको ही होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी होगा जिसने 200 में से 200 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और 200 में से 200 मार्क्स आए होंगे। माइंड यू, हिस्ट्री ऑफ सीईटी में आज तक किसी को भी 200 में से 200 मार्क्स नहीं आए। हाईएस्ट वाज 196। तो आप कितने भी जीनियस हो, मे बी मैं चाहती हूँ इस साल रिकॉर्ड टूटे और 200 मार्क्स आए किसी को, बट 200 में से 200 क्वेश्चन किसी के सॉल्व नहीं हुए होते हैं, राइट। सो आपको किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा ये आपको देखना है कि क्या मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा या फिर केमिस्ट्री में ही मेरा 50 मिनट्स चला गया, फिजिक्स के लिए मेरे पास 40 मिनट्स बचे, केमिस्ट्री में भी तो ठीक ठाक स्कोर आ गया लेकिन फिजिक्स में मेरे 20-25 ही मार्क्स बन रहे हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो लिखना है। वीडियो पॉज करो और अभी लिखो कैसा था, लिख लो, ठीक है। नाउ हाउ मेनी सिली मिस्टेक्स डिड यू डू? कैलकुलेशन मिस्टेक, रीडिंग मिस्टेक, व्हाट वर द मिस्टेक्स? आपको क्या लगता है आपके कौन सी चीज़ों में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हुआ? क्या आपकी कैलकुलेशन स्लो हो रही थी या आपको फॉर्मूला या नहीं याद आ रहा था? अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा मतलब आपका रिविजन गैप है। आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मतलब आपने स्पीड प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, आपने टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस नहीं किया है ना। ये सारे इशूज़ हैं। पहले आपको देखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, फॉर्मूला मिस्टेक हुआ, सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक हुआ, जो भी, या फिर आपको फॉर्मूलाज ही याद नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बार हर सवाल पर ये वीडियो पॉज करें और इंट्रोस्पेक्ट करें, बिकॉज आपको ही जाके आगे पेपर लिखना है, मैं नहीं, या फिर कोई और यूट्यूब पे टीचर या फिर कोई आपके प्रोफेसर कॉलेज के कोचिंग के कोई भी जाके आपका पेपर नहीं लिखने वाला। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है और अब आपको अपनी गलतियों पे काम करना है, राइट। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिड यू लीव एनी इजी क्वेश्चन, ड्यू पैनिक? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब आपके प्रेशर हैंडल नहीं है, इसका मतलब आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, है ना। अगर आपका पेपर में पैनिक हुआ मतलब आपने इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, आपने कम से कम 12 से 15 मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, तभी आपको पैनिक हो रहा होगा पेपर में, है ना। सही बात है ना। तो अब 1 hour of analysis can give you 20+ marks बिना कुछ किए। बस आप रिवीजन करके जाएंगे ना अगले अटेम्प्ट में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, आपका आराम से 20 से 30 मार्क्स बढ़ जाएगा। बस आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है, राइट। तो आई होप कि आपने अपनी लिस्ट ऑफ चीज़ें बना ली होंगी। अब बात करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्लास 11th का फिजिक्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्लास 12th का 40, सेम विथ केमिस्ट्री। बट मैथ्स में हमारे क्लास 11th के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्लस क्लास 12th के 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है मैथ्स में, ये तो हमें पता ही होगा, राइट। तो अब हमें 160 मार्क्स पॉसिबली, हमें 160 को अपना टारगेट रखना है। मैं चाहती हूँ आप तो 190 लाओ, लेकिन जिन बच्चों का अभी 100 से कम मार्क्स है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका होगा, अगर आपका 160 से कम स्कोर बन रहा है, 100 से कम अगर स्कोर बन रहा है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 160। और उसके लिए आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं वो आगे की स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो आपको फिजिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है हमारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12% यानी 6 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। ऑसिलेशन अगेन 4 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन आते हैं हर बार। लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड आप देख लीजिए, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही रहे हैं हमारे ऑसिलेशन से। एटॉमिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या अगर आप मेंस भी दे रहे हैं ना तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस एडवांस वाले बच्चों के लिए भी। अगेन रोटेशन डायनामिक फर्स्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट सब बच्चे इसको अच्छे से करके जाते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं बिकॉज प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं करते, थ्योरी करते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो क्या बोलूँ मैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल देती हूँ। इलेक्ट्रोडायनामिक में आपका क्या क्या आता है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, आपका एसी सर्किट आ जाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। ये सब मिला के कम से कम नहीं बोलकर भी हमारा 12 मार्क्स का आता है। 12 से 15 मार्क्स के लिए सिर्फ ये सेक्शन हमारा जो 4 चैप्टर्स का है वो आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स अच्छे से कर लें। और ये सारे सर्क्यूटल सब्जेक्ट्स हैं, अगर एक पे आपकी पकड़ हो गई ना तो धीरे धीरे आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स की बात तो ये कर ली हमने। केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द किंग ऑफ केमिस्ट्री इज थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और डी एंड एफ ब्लॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, राइट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डायरेक्ट आपसे स्ट्रक्चर्स पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री तो आपको पूरी रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पूरी याद हो, क्लास 11th की भी क्लास 12th की भी।
और मोस्टली आपको ट्रेंड्स ही याद करने होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी आपको ट्रेंड्स ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चों ने केमिस्ट्री का रिविजन नहीं किया होगा, इसके लिए उनके बहुत सारे मार्क्स कम हो गए होंगे केमिस्ट्री में, बिकॉज केमिस्ट्री में स्कोरिंग ईजी होता है। इट्स जस्ट दैट वो एक ही चीज़ आपका स्कोर डिसाइड करती है कि हाउ मच हैव यू रिवाइज्ड, आपने कितना रिविजन किया हुआ, राइट। BNF ब्लॉक, अगेन ब्लॉक केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक केमिस्ट्री से लगभग 8 से 9 मार्क्स क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक केमिस्ट्री से। देन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हैलोजन डेरिवेटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को अभी आपने अगर इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं किया था तो आपको ये चैप्टर्स को स्किप नहीं करना और आपका सिलेबस पूरा हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं पहले 1-1.5 हफ्ते में 10 दिन में आपको सब चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। वन शॉट देख के करो, जैसे करना है करो, नोट से पढ़ के करना है, दैट्स अप टू यू, ठीक है। मैथ्स अगेन 100 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 से 12% के लिए हर बार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, यानी 12 मार्क्स के सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 8 से 12%, यानी 12 मार्क्स का लगभग हर साल लास्ट 5 ईयर्स में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। आपको बहुत आसान सवाल पूछ लेते हैं वो लोग, बट बस आपको इमेजिन करना आना चाहिए, फॉर्मूलेज आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। देन 3D ज्योमेट्री, अगेन बोर्ड्स की तरह यहाँ पर भी 3D ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगेन 8 से 10 मार्क्स के लिए हर साल ये आता ही आता है। मैथ्स में अगर आप सिर्फ इतने से चैप्टर्स अच्छे से करके चले जाएंगे ना, ऑलमोस्ट बाकी चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी चैप्टर्स, मैथ्स कैसा होता है, आपको बस मैथ्स का एक बार आइडिया आ जाना चाहिए, ठीक है। यू नो हाउ द सब्जेक्ट वर्क्स, तो आप सब्स्टिट्यूशन करके कैसे भी आप आंसर निकाल ही सकते हैं, ग्राफ वगैरह बना के, इट्स ईजी, पर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए उसके लिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन PDBD दोनों मिलाकर हमेशा 8 से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। अगेन वेक्टर्स 7 मार्क्स के लिए हमेशा आता है, 6-7 मार्क्स के लिए। डिफ्रेंसिएशन अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिना डिफ्रेंसिएशन के तो आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कंबाइन है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। इसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से भी। 8 मार्क्स के, कम से कम 6 से 8 मार्क्स के इस चैप्टर से अकेले क्वेश्चंस आते हैं, और जबकि ये चैप्टर सबसे ईजी है, सबसे ईजी। जेईई मेंस में तो इस चैप्टर को कंसीडर भी नहीं करते हैं। एक साल में कम से कम 16 शिफ्ट होती है, मतलब एक जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में। जेईई मेंस में तो इस चैप्टर को कंसीडर भी नहीं किया गया, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी चैप्टर है ये, उसमें बस 1-2 क्वेश्चन आपको, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे मेन में इसके, बट यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितना ईजी। अगर कोई एक बार बस एक्सरसाइज सॉल्व कर लेगा ना तो भी उससे सीटी के क्वेश्चन होने लग जाएंगे, राइट। तो इतना ईजी और इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। नाउ की इनसाइट इन मैथ इज 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 हमारा मैथ्स होता है, और मैथ्स ही हमारा टोटल परसेंटाइल कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स में 98 परसेंटाइल है ना, इट्स हाईली लाइकली पॉसिबल कि आपके ओवरऑल भी 98 परसेंटाइल ही होंगे, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में बैलेंस आउट मार्क्स हो रहा है तो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैथ्स में स्कोर काफ़ी अच्छा हो। मैथ्स आपका स्कोर ट्रैक करता है। पहले तो आपको अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, अब आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। रोज़ एक मॉक टेस्ट दे दो, या फिर हर दूसरे दिन दे दो, अभी 10 दिन के लिए। अगर आपके 2-4-5 चैप्टर्स, जितना भी सिलेबस आपका बाकी है, अगर वो कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम लग रहा है, तो अभी से 5-6 दिन हर दूसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद पेपर के 10 से 15 दिन पहले आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है। दिस इज नॉन नेगोशिएबल, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एनालिसिस, अगेन एनालिसिस में हमेशा अटेम्प्ट 1 से चिल्ला रही हूँ, मैं बोर्ड से चिल्ला रही हूँ कि पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको रियलाइज़ हो गया होगा, क्योंकि आपने अटेम्प्ट 1 दे दिया है। आपको पता चल गया होगा कि आपने पहले पेपर एनालाइज किया होता तो आपसे वो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती जो फिजिक्स के क्वेश्चन में आपसे हुई थी, वो सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक आपसे मैथ्स के पेपर में नहीं होती, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनालिसिस स्टार्ट करें। एनालिसिस क्या होता है फिर से बता देती हूँ, मेरी सारी वीडियोज़ में आप देखेंगे ये चीज़। आपको एक डायरी लेनी है, उसमें लिखना है, मैंने टेस्ट दिया था समझो 17 तो ठीक है, 20 अप्रैल को मैंने अपना एक मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। 20 अप्रैल को मैंने अपना एक मॉक टेस्ट दे दिया, उसमें मुझे आए 120 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। मेरे फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, और मैथ्स में कितने आए। अब फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हुए हैं मेरे और उसमें क्या मिस्टेक हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर में मैं ओमेगा ही कैलकुलेट नहीं कर पाई जब मुझे टाइम दिया हुआ था तब, तो ये तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ही है, तो ये मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब मैं इसको नोटबुक में
नोट डाउन करूंगी, और जब मैं दूसरा मॉक टेस्ट देने जाऊंगी तब इसको रीड कर लूंगी। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, आपको रिवीजन नहीं किया होगा तो आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन मिस्टेक होती है, स्पीड कम पड़ गई पेपर में, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, 150 से 160 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 150 से 160 आपको सॉल्व कर रहा है, बाकी तो मतलब वर्स्ट केस में। ठीक है, वैसे तो आपको 180 तक सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब खुद से हर क्वेश्चन देखने ही है आपको, है ना। उसके बाद ट्रैक एवरीथिंग, जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स वगैरह वगैरह हो गई हैं जो मैंने भी समझाई है। सॉल्व PYQs, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PYQ सॉल्व करें। लास्ट 5 ईयर्स के PYQs आपके नेक्स्ट टर्म के पहले 2 बार मिनिमम हो जाने चाहिए। कितने बार? 2 बार। कितने? लास्ट 5 ईयर्स के। दैट्स मोर देन इनफ। आपका 120 के ऊपर ही स्कोर आएगा अगर आप 2 बार लास्ट 5 ईयर्स के PYQs कर लेते हैं तो। लास्ट 5 डेज में कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देना है, बस रिविजन करना है और अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स रिविजन, अगर आपने अब तक अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, अगर किसी ने अब तक अपने खुद से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो दिस इज द हाई टाइम नाउ। अब आपको अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने, जितने भी बाहर अवेलेबल हैं वो तो हैं ही, पर वो किसी और ने बनाए हुए हैं। जब तक आप खुद से वो फॉर्मूला बार बार रिवाइज नहीं करते, अपने हाथ से लिखते नहीं है, तब तक आपको वो इतना अच्छे से याद नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलाज, यूनिट कन्वर्जन और डेरिवेशन के की स्टेप्स होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शन, पीरियोडिक ट्रेंड्स और कन्वर्जन चार्ट्स। मैथ्स में ऑफ कोर्स फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स और कॉमन इंटीग्रल्स। शॉर्ट ट्रिक्स मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज CET का मैथ्स थोड़ा सा लेंदी होता है और बिना शॉर्ट ट्रिक्स के पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो भी होते हैं वो आपको उसका एक की नोटबुक बना लेना है। ठीक है, उसमें आपको सारे ट्रिक्स लिखने हैं। अगेन यही करना है आपको, रीड, क्लोज योर आइज, रिकॉल। अब आपको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपना फॉर्मूला शीट देखते हैं। अपना फॉर्मूला शीट आपने बना लिया है फॉर एग्जांपल पहले, तो फॉर्मूला शीट देखा आपने बुक बंद की, आपने एक नया ब्लैंक पेज लिया, उस पर सारे फॉर्मूला लिखो, जो भी आपको याद आ रहा है सब लिखो, और जो नहीं लिख पाया, जो आपको याद नहीं आया, ओपन योर बुक एंड सी, और फिर अगेन नेक्स्ट डे यही चीज़ करो। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। बहुत सिंपल टेक्निक लगती है बट काफ़ी एफिशिएंट होती है, राइट। सो क्लास 11th को ज़्यादा ओवरडू नहीं करना कि मैं 10 दिन सिर्फ क्लास 11th कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। बस क्लास 11th के चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है, एक एक वन शॉट आपको जहाँ से अवेलेबल है, या फिर एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे एक बार गो थ्रू कर लो चैप्टर्स। उसके थोड़े 20-30 PYQs कर लोगे ना, और आपको एक हैंग लग गया कि आपको पता चल गया, आपको आइडिया आ गया, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। तो ओवरडू नहीं करना है अभी कि 10 दिन में सिर्फ क्लास 11th के चैप्टर्स कर रहा हूँ, नहीं, 6-7 दिन में आपके ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को दो, 10 ही चैप्टर है और एक चैप्टर से 1 मार्क्स का ही आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो काफ़ी ईजी होता है क्लास 11th का। अगर आपको क्लास 12th का क्लियर है ना, तो इट्स हाईली लाइकली पॉसिबल कि आपका क्लास 11th भी क्लियर ही होगा ऑलमोस्ट, राइट। सो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मोशन इन प्लेन, ये सब आपको, रोटेशन, डायनामिक पहले आना ही चाहिए, तो बहुत ईजी होते हैं वैसे ये सब चैप्टर्स। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। और स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक एक मार्क्स के लिए आते हैं, बट अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो मुझे नहीं लगता आपको ये दोनों चैप्टर्स डिफिकल्ट जाने वाले हैं, राइट। तो क्या, अब 1 मंथ 1 गोल एंड 1 लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज इट। आपको अपना बेस्ट देना है इस अटेम्प्ट में, बिकॉज आपके पास फर्दर मोर अटेम्प्ट्स नहीं है, राइट। तो अटेम्प्ट 1 showed you your gaps, attempt 2 is where you will fill them. Master class 12th high weighted chapter, analyze every mock test you give, revise via short notes daily, this is a non-negotiable. Best of 2 scores will count, make sure it's your attempt 2 में आपको अपना attempt 1 के स्कोर को ओवरडू करना है। अगर आपके 160 मार्क्स भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, 180 कर लो उसको attempt 2 में, ठीक है। अगर आपको 180 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको उसको 190 करना है attempt 2 में, और अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं तो मिनिमम 150 करने की कोशिश करो उसको attempt 2 में, ठीक है। So yeah, 30 days is not a constraint, it's an opportunity, and this is going to be an opportunity of lifetime. अगर आप इस 1 महीने में अपने आप को घिस कर बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपके 4 साल बाद वाला सेल्फ विल थैंक यू, ठीक है। तो सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट कम्स, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों का अटेम्प्ट 1 अच्छा नहीं गया है, कोई बात नहीं, forget about everything else, get back to your work, ठीक है।
टेबल पे बैठने की आदत डालो और पढ़ने लग जाओ, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देर इज़ नो अदर सब्सटीट्यूट, ठीक है। सो या दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप अंटिल नाउ, कीप लर्निंग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कीप प्रैक्टिसिंग। या थैंक यू।